नमस्कार मित्रों, मैं उमेश पाठक, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय महाविद्यालय खेरथा, जिला बालोद से एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक नया विषय लेकर। आज का हमारा विषय है भारत के भूगोल के अंतर्गत भौगोलिक संरचना एवं उच्चावेच। आप जानते हैं किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र, विश्व की पूरी संरचना जो हुई है वो एक निश्चित भौगोलिक भूगर्भिक संरचना के आधार पर हुई है और उसका एक निश्चित उच्चावच है। आप जानते हैं कि विभिन्न संरचनाओं में जितने भी प्रकार के आज स्थलाकृतियां हम विश्व में देखते हैं वो सब किसी न किसी प्रकार के उच्चावच से बने हुए हैं। इन्हीं ऊंचाई और निचाई वाले भागों को उच्चावच कहते हैं। और भौगोलिक संरचना में मूल रूप से हम जानना चाहते हैं भूगर्भिक संरचना को। भूगर्भिक यानी भूमि के अंदर की क्या संरचना है। रॉक्स आर द पेजेस ऑफ अर्थ, ऐसा कहा, एक कहावत है। एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ने इस बात को कहा है कि चट्टानें पृथ्वी के परत परत होते हैं, पेज होते हैं, उनसे पता चलता है कि वो वास्तव में है क्या। तो उसी आधार पर आज हम इसका अध्ययन करेंगे, भूगर्भिक संरचना को जानने का प्रयास करेंगे। किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के द्वारा उस देश के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले चट्टानों के स्वरूप, प्रकृति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जैसे भूगर्भिक संरचना पाई जाती है और वहाँ की जिस प्रकार के चट्टानें पाई जाएंगी, वो चट्टानें बताती हैं कि उस क्षेत्र विशेष में, देश में, राज्य में किस प्रकार की स्थितियां, परिस्थितियां आंतरिक रूप से पाई जाएंगी। और वही उस देश का, उस क्षेत्र का स्वरूप निर्धारित करता है, उस देश का भविष्य निर्धारित करता है, क्योंकि उसके आधार पर ही उनके संसाधनों का भी पता चलता है। जैसे इसका एक उदाहरण देखते हैं। तलछट के जमाव से निर्मित भूमि परतदार चट्टानें पाई जाती हैं जिसमें उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है, जैसे गंगा का मैदान। तलछट का जमाव, जो विभिन्न प्रकार के नदियां हैं, ये सब अपने साथ जितने भी अवसाद लेकर आती हैं, मिट्टियां लेकर आती हैं, उनको एक निश्चित स्थान पर जमा कर देती हैं। और यही जमाव तलछट के रूप में काफी लंबे समय तक रहने के कारण एक उपजाऊ भूमि का निर्माण करती है। जैसे गंगा यमुना का जो बृहत मैदान है, उत्तर भारत का जो मैदान जिसे हम कहते हैं, वो इसी जमाव से बना हुआ है। दूसरा है, प्राचीन रवेदार चट्टानों से निर्मित मृदा अनुपजाऊ होती है, लेकिन ऐसी चट्टानें धात्विक खनिजों की उपस्थिति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। आप जानते हैं हमारे भारत में धारवाड़ जो चट्टानें हैं वो प्राचीन रवेदार से निर्मित चट्टानें हैं और इन चट्टानों में दुनिया भर में, विश्व भर में धातुएं मिलती हैं और ये धातुओं को मिलने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इस तरह से जो प्राचीन रवेदार चट्टान जहां पर जमा है वो भूमि जरूर उसका अनुपजाऊ है, पर वो वास्तव में खनिजों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा है, सागरों में निक्षेपित परतदार चट्टानों के मध्य जीवों के अवशेष पाए जाते हैं और इसी कारण इसमें पेट्रोलियम भंडार मिलने की भरपूर संभावना होती है। जैसे बॉम्बे हाई है, खंबात की खाड़ी है, आप जानते हैं इन दोनों स्थानों पर भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो ऐसे स्थान जो सागरों के निक्षेप से निक्षेपित परतदार चट्टानों से बने हुए हों, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं और उन जीवाश्म के कारण यहाँ पर पेट्रोलियम भंडार मिलने की संभावना बनी होती है। दुनिया भर में आज सागर के जो तट हैं वो एक बहुत बड़े स्रोत बनने वाले हैं पेट्रोलियम भंडार के। आगे देखते हैं, भारत की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम और नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। निश्चित रूप से भारत एक बड़ा देश है जिसको हम उपमहाद्वीप भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको उपमहाद्वीप के नाम से भी पुकारते हैं। तो ऐसे देश में जिसकी इतनी बृहत क्षेत्रफल हो, इतना बड़ा क्षेत्र हो, निश्चित रूप से वहाँ विभिन्न प्रकार की चट्टानें मिलती हैं और भारत में नवीनतम और प्राचीन दोनों प्रकार के चट्टानों का संयोजन है और यही भारत की भूमि को महत्वपूर्ण बनाती है। और इसी के आधार पर भारत आज आर्थिक दृष्टिकोण से, खासकर प्राकृतिक संसाधनों में काफी समृद्ध हो रहा है। प्रायद्वीपीय भारत जो प्राचीनतम स्थलखंड पेंजिया का भाग है, इसमें आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। जो सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, भारत को निचला भाग जिसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, वहां पर सबसे प्राचीनतम चट्टानें, आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। वहीं दूसरी ओर भारत के मैदानी भागों में क्वाटरनरी युग की नवीनतम परतदार चट्टानों की महत्ता पाई जाती है।
जितने भी मैदानी भाग है, गंगा यमुना का मैदान है, या नीचे मध्य क्षेत्रों में जो अन्य नदियों के, गोदावरी, कावेरी, महानदी जैसे नदियों के मैदान है, ऐसे मैदानी भागों में क्वाटरनरी युग की नवीनतम परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये बताता है कि भारत में सभी प्रकार के चट्टानों का संयोजन है, सब तरह की चट्टानें पाई जाती है, और यही विविधता भारत को भूगर्भिक संरचना में काफी मजबूत बनाती है, और वो भारत को आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफी समृद्ध करती है। आइए भारतीय चट्टानों में क्या क्या चट्टानें पाई जाती हैं उनका वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहला है आर्कियन क्रम की चट्टानें। इनका निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने के कारण हुआ है, और ये प्राचीनतम और मूल चट्टानें हैं। आर्कियन चट्टानों को प्राचीनतम और मूल चट्टानें मानी जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने से, उसके सतह के भूपटल के ठंडा होने से बना हुआ है, ऐसा वैज्ञानिकों या भूवैज्ञानिकों द्वारा माना जाता है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, इसमें आग्नेय के रूपांतरण से नीस का निर्माण होता है। स्वाभाविक है, बहुत प्राचीन चट्टानें हैं, और चूंकि ये तप्त थी, गर्म थी, और उससे वो मिलकर बना हुआ है, सूख कर ठंडा होकर बना हुआ है, तो इसमें जीवाश्म के कोई अवशेष नहीं पाए जाते। और इनमें जो आग्नेय चट्टानें हैं उनके रूपांतरण से नीस चट्टानों का भी निर्माण हुआ है। आर्कियन चट्टानें मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। ये जहां जहां आर्कियन चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती हैं उन स्थानों का विवरण है। इन स्थानों में आर्कियन चट्टानें बहुतायत में पाई जाती हैं। आगे पढ़ते हैं। दूसरा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं, जो आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से निर्मित हुआ है ना। इसका निर्माण किससे हुआ है? आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। ये भी प्राचीनतम चट्टानें हैं जो परतदार रूप में उपस्थित हैं, और जीवाश्म के अभाव वाले इस चट्टान का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले में हुआ था। इस धारवाड़ के नाम के कारण इसका नाम भी धारवाड़ पड़ा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। धारवाड़ चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि ये भी प्राचीनतम चट्टानें हैं। तीसरा है, अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम के चट्टानों से हुआ है, धारवाड़ क्रम के चट्टानों से हुआ है, और ये संसार का सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। आप जानते हैं अरावली विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में माना जाता है, और इसका निर्माण इसी क्रम के चट्टानों से हुआ है। इस क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। याद रखिएगा, इस क्रम की जो चट्टानें हैं वो आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लगभग अधिकांश धात्विक खनिजें धारवाड़ क्रम के चट्टानों से प्राप्त होती है, और इसी कारण से इसका महत्व काफी अधिक हो जाता है। आप जैसे लोहा है, टीन है, जितने भी प्रकार की धातुएं आप प्राप्त करते हैं, ये सब धातुएं इसी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होती हैं। इसको अच्छे से याद रखिएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें धातुओं के प्रमुख स्रोत हैं, और इसी कारण आर्थिक दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में ये दक्कन प्रदेश में कर्नाटक से कावेरी घाटी तक, बेल्लारी, शिमोगा जिले में, नागपुर और जबलपुर में सासर श्रेणी में, और गुजरात में चांपानेर श्रेणी में प्राप्त होते हैं। ये इनके प्रमुख स्थान हैं जहां पर धारवाड़ श्रेणी प्राप्त होती है। और वास्तव में जहां जहां पर भी आपको धातु का उत्खनन दिखता है, विभिन्न प्रकार की धातुएं प्राप्त होती हैं, वो सब धारवाड़ क्रम की ही चट्टानें हैं जिनमें ये सब प्राप्त होते हैं। उत्तरी भारत में भी हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमायूं पर्वत श्रेणियों में, असम के पठारी भाग में शिलांग श्रेणी के नाम से ये विस्तृत है। तो इस तरह से ये धारवाड़ श्रेणी भी भारत में विभिन्न स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्रम के रूप में, श्रेणियों के रूप में व्याप्त हैं, जो भारत को आर्थिक दृष्टिकोण से खनिजों में काफी महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है। इसके बाद आते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों पर। विंध्यन क्रम छिछले सागर एवं नदी घाटियों के तलछट के निक्षेप से निर्मित यह परतदार चट्टान कुड़प्पा चट्टान के पश्चात निर्मित हुई है। वास्तव में इसका निर्माण हुआ है कुड़प्पा क्रम के चट्टानों के बाद, ये उसके निक्षेप से निर्मित हुआ है। छिछले सागर और नदी घाटियों के तलछट में इसका निर्माण हुआ, याद रखिएगा।
छिछले सागर और नदी घाटियों के तलछट में, यानी ये टोटल इसका जो जमाव है वो तलछटों में ही है। और वो किस लिए बने, क्योंकि ये जो कुड़प्पा चट्टान है उसके पश्चात ये निक्षेपण वगैरह से बने हुए हैं। सूक्ष्म जीवाश्म वाले इन चट्टानों में मध्य प्रदेश के पन्ना और कर्नाटक के गोलकुंडा में हीरे की चट्टानें पाई जाती हैं। याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है विंध्यन क्रम की चट्टानें, क्योंकि इन्हीं चट्टानों में दो स्थानों में, भारत में दो महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर हीरे प्राप्त होते हैं। पहला मध्य प्रदेश का पन्ना है और दूसरा कर्नाटक का गोलकुंडा है। इन दोनों स्थानों में विंध्यन क्रम की चट्टानों पर ही हीरे की प्राप्ति होती है। और याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण और चीज है कि इनमें सूक्ष्म जीवाश्म पाए जाते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों में सूक्ष्म जीवाश्म पाए जाते हैं। इसका विंध्यन क्रम की चट्टानों का उपयोग भवन निर्माण के लिए भी काफी बहुतायत में किया जाता है। पुराने समय में जब विंध्यन पर्वत श्रेणी जो है ये मूलतः विंध्यन पर्वत श्रेणी में ही मिलती है ना। इसका नामकरण भी विंध्यन क्रम इसी पर पड़ा है, जो विंध्याचल की पर्वत श्रेणी है उसके आधार पर इसका नामकरण हुआ है। ऐतिहासिक जो निर्माण है, सांची का स्तूप आपने देखा होगा विदिशा में, लाल किला जो दिल्ली में है, जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, इसी संरचना के जो पत्थर हुए हैं, विंध्यन क्रम के जो चट्टानें हुई हैं, उनके ही लाल चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। प्राचीन समय में इसके चट्टानों का निर्माण बड़े बड़े भवन बनाने के लिए भी किया जाता था। इस दृष्टिकोण से भी विंध्यन क्रम की चट्टानें काफी महत्वपूर्ण हैं और हीरे की प्राप्ति तो निश्चित रूप से इसकी महत्ता को बताती है। आगे देखते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। इस परतदार चट्टान का निर्माण धारवाड़ चट्टानों के अपक्षय व निक्षेपण से हुआ है। मूल रूप से ये चट्टानें भी धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनके अपक्षय, टूट फूट होना और उनके निक्षेपण यानी उसके जमाव से ये परतदार चट्टान जो कुड़प्पा चट्टान है उसका निर्माण हुआ है। दूसरा बात है इनका नामकरण। इनका नामकरण जो कुड़प्पा जिला, आंध्र प्रदेश का जो जिला है जिसको कुड़प्पा या कड़प्पा कहते हैं, उसी के नाम पर हुआ है, जहां ये अर्धचंद्राकार रूप में काफी लंबी दूरी तक विस्तृत है। तो ये उस जिले के नामकरण के कारण इस चट्टान का नामकरण हुआ है कुड़प्पा क्रम। मूल रूप से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस जैसे महत्वपूर्ण चट्टानें इनमें पाई जाती है। आप जानते हैं बलुआ पत्थर का काफी उपयोग है, चूना पत्थर सीमेंट बनाने में काफी महत्वपूर्ण होता है, संगमरमर हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण पत्थर है जिसका उपयोग हम गृह निर्माण, मंदिरों में और अन्य चीजों में सजावट के रूप में करते हैं। एस्बेस्टस का भी उपयोग काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो इस तरह से कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण है। और खासकर इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मिलता है वो है चूना पत्थर। चूना पत्थर से सीमेंट का निर्माण होता है और आज पूरी दुनिया जितने भी निर्माण कर रही है उसमें सीमेंट का रोल काफी महत्वपूर्ण है। और उस दृष्टिकोण से भी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्रम आता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र जो प्रमुख थे उनसे इसकी उत्पत्ति हुई है और इन चट्टानों में भारत का 98% कोयला प्राप्त होता है। मूल रूप से गोंडवाना क्रम जो नाम इसका मिला हुआ है वो मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र है जहां भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति रहती है और उस स्थान के नाम पर इसका नामकरण गोंडवाना क्रम पड़ा है। और प्राचीन छत्तीसगढ़ की क्षमा करेंगे, विश्व की उत्पत्ति का भी, जो पृथ्वी की उत्पत्ति का जो सिद्धांत अपन पढ़ते हैं उनमें भी जो दो भाग हुए थे, पेंजिया और पेंथालासा। पेंजिया के दो भाग थे, गोंडवाना लैंड और अंगाडा लैंड। तो ये प्राचीन नाम से ये भी इसका नामकरण है कि वो बहुत प्राचीन चट्टानें हैं और उनके कारण इनका नाम गोंडवाना हुआ। तो इन चट्टानों की सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है वो ये है कि भारत का, न केवल भारत का बल्कि विश्व का सर्वाधिक जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम के चट्टानों से ही प्राप्त होता है। भारत में तो लगभग 98% यानी पूर्ण रूप से कोयला इन्हीं चट्टानों में प्राप्त होता है। कार्बोनिफेरस से लेकर जुरेसिक युग के मध्य निर्मित इन चट्टानों में दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, वर्धा आदि नदी घाटियों में मुख्यतः कोयला पाया जाता है। ये मूल रूप से नदी घाटियां जितनी भी हैं उनके किनारे में जो स्थित है, खासकर दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, वर्धा, ये जो नदियां हैं इनके किनारे, इनके भागों में ये जो चट्टानें हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें वो पाई जाती हैं। उनमें
कोयला पाया जाता है। इनका निर्माण कार्बोनिफेरस से लेकर जुरेसिक युग के मध्य में लगभग हुआ है। तो ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें कोयले के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कोयला से आप जानते हैं विद्युत का उत्पादन हो रहा है, ताप विद्युत बनता है, और इस तरह से ये काफी महत्वपूर्ण चट्टानों का क्रम है। इसके बाद है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ मेसोजोइक युग के अंतिम काल क्रिटेशियस में, प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित हुआ, और इसके विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। आप जानते हैं दक्कन का पठार काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारे लिए, जिसमें कृषि उत्पादन काफी महत्वपूर्ण रूप से हमारे यहाँ उसमें खेती की जाती है। तो ये दक्कन का पठार जो है, या दक्कन ट्रैप कहा जाए, इसका निर्माण हुआ है मेसोजोइक युग के अंतिम काल में, क्रिटेशियस के समय में। प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी के निर्माण से इस दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, और इसके विखंडन के फलस्वरूप ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। मूल रूप से बेसाल्ट एवं डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित ये चट्टानें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। चूंकि प्रायद्वीपीय भारत के जो मूल क्षेत्र हैं वो इन राज्यों में फैले हुए हैं, तो मूल रूप से इन्हीं राज्यों में ये क्षेत्र जो है, दक्कन ट्रैप का जो क्षेत्र है वो पाया जाता है। इसके बाद अगला है टर्सरी क्रम की चट्टानें। इस क्रम की चट्टानों का निर्माण इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग के मध्य हुआ है। इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग के मध्य इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसी काल में हिमालय का निर्माण हुआ है। आप जानते हैं हिमालय हमारे लिए उत्तरी भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान है, और उसी में यदि उसका विभाजन करें तो जो महान हिमालय है जिसको कहते हैं, उसका निर्माण आलोगोशिन युग में हुआ। जो मध्य हिमालय है उसका निर्माण मायोसीन युग में हुआ, और जो शिवालिक हिमालय है उसका निर्माण प्लायोसीन तथा उत्तरी प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। तो ये जो हिमालय है, जिसको हम नवीन वलित पर्वत के नाम से जानते हैं, भारत का सुरक्षा कवच माना जाता है, क्योंकि उत्तरी भारत में ये काफ़ी विस्तृत है, जिसके कारण हमारा उत्तरी जो एशिया है, एशिया से हमारा जो संपर्क है उसमें ये बीच में अवरोध उत्पन्न करता है, और उसके कारण ऐसा माना जाता है ऐतिहासिक रूप से हम काफ़ी सुरक्षित रहे हैं। टर्सरी क्रम की चट्टानें असम, राजस्थान एवं गुजरात के खनिज तेल इयोसीन एवं ओलिगोसीन काल की संरचना में पाए जाते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेट्रोलियम वर्तमान में हमारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण ईंधन के रूप में उपयोग आ रहा है, जिसके कारण हमारा यातायात के साधन से लेकर विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्रियाकलाप सब संपादित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये असम, राजस्थान और गुजरात के खनिज तेल जो आंतरिक भागों में प्राप्त होते हैं वो इयोसीन और ओलिगोसीन काल की संरचना में ही पाए जाते हैं, जो इसी समय निर्मित हुए टर्सरी काल में। तो इस दृष्टिकोण से टर्सरी क्रम की चट्टानें भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जहाँ पर भी ये व्याप्त हैं वहाँ निश्चित रूप से हमको एक काफ़ी महत्वपूर्ण खनिज का प्राप्ति हो रहा है, जिसको कहते हैं खनिज तेल। आगे बढ़ते हैं, अंतिम है क्वार्टरनरी नवजीव क्रम की चट्टानें। क्वार्टरनरी या नवजीव या नवकल्प कहते हैं इसको। इस काल की संरचना सिंधु एवं गंगा के मैदानी भागों में पाई जाती है। पूर्व रूप से सिंधु नदी और गंगा नदी जो है उसकी मैदानी भागों में इसकी संरचना पाई जाती है। इस काल को प्लेस्टोसीन एवं होलिसीन दो भागों में बांटा गया है। ये नवीन जो विभाजन है, काल विभाजन जिसको कहते हैं, वो गर्भित काल विभाजन, उसमें इसको प्लेस्टोसीन और होलिसीन ये दो भागों में इस संरचना को बांटा गया है। मध्य एवं ऊपरी प्लेस्टोसीन काल में पुरानी जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। याद रखिएगा, मध्य एवं ऊपरी प्लेस्टोसीन काल में पुरानी जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है, और जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे हम बांगर के नाम से जानते हैं। ये उत्तरी भारत में जो गंगा यमुना का मैदान है उसमें पुराने जलोढ़ जो भाग है उसको बांगर कहा जाता है, और प्लेस्टोसीन काल के ही अंत में नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण प्रारंभ हुआ, जो वर्तमान में होलिसीन जो समय है उस पर भी अभी भी जारी है। नदियों के द्वारा लाए गए जो मृदा है उसके द्वारा इसका निर्माण लगातार किया जा रहा है, और इसे हम खादर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में बांगर और खादर शब्द को पूछा गया है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा जो है उसे बांगर कहा जाता है, और नवीन जलोढ़ मृदा जिससे निर्माण हुई है उसको खादर कहा जाता है। इसका निक्षेप देखें, कश्मीर घाटी का जो निर्माण है ना, थार के मरुस्थल में जो निक्षेप पाए जाते हैं, कच्छ के रण में जो का अवसादी निक्षेप जो पाया जाता है
वो सब प्लेस्टोसीन और होलीसीन का काल में ही निर्मित हुआ। और ये जो निर्माण है वो मूल रूप से मृदा का है, मिट्टी है, तो स्वाभाविक है मृदा हमारे लिए काफ़ी उपजाऊ है। आज भारत की एक बहुत बड़ी आबादी उत्तर भारत के मैदान में व्याप्त है, जिसमें उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। उसमें भारत की काफ़ी बड़ी आबादी रहती है, तो मैदानी क्षेत्र भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये जो भूगर्भिक संरचना में हमने अलग अलग प्रकार के चट्टानों को पढ़ा, आपने देखा होगा अलग अलग चट्टानों में अलग अलग प्रकार की खूबियां हैं, विशेषता हैं, और उन्हीं विशेषताओं के कारण उनमें अलग अलग प्रकार के आर्थिक संसाधन प्राप्त होते हैं। और ये आर्थिक संसाधन निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान समय में जब आर्थिक गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गई है, ऐसे में जब विश्व के विभिन्न देश आर्थिक क्रियाकलापों में अपने खनिज संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और उसके आधार पर औद्योगिक इकाइयां संचालित हो रही है और उसके आधार पर विश्व में व्यापार बढ़ रहा है, तो वो क्या ये कहा जा सकता है कि भूगर्भिक संरचना, जिस देश की भूगर्भिक संरचना ज़्यादा विविधताओं वाली है और उसमें अधिक मात्रा में ये सब खनिज संसाधन और अन्य चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो निश्चित रूप से वह देश जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा और आत्मनिर्भर बनने से वो अपने राष्ट्र का विकास बेहतर ढंग से कर सकता है। तो ये भारत की भूगर्भिक संरचना को हमने चट्टानों के आधार पर पढ़ा। उसी का दूसरा पार्ट है उच्चावच, जिसे रिलीफ कहते हैं। आइए हम अब उच्चावच के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह अर्थात धरातल की भौतिक आकृति को उच्चावच कहते हैं। मूल रूप से कहें तो पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी धरातल की भौतिक आकृति, ये धरातल जिस तरह से बनी हुई है उसका किस तरह की आकृति बनी हुई है, वास्तव में वही भौतिक आकृति जो है वो उच्चावच कहलाता है। इसके जो वर्गीकरण है उसका आधार समुद्र तल से औसत ऊंचाई या औसत गहराई के आधार पर हम मापते हैं। हम जानते हैं किसी भी स्थान का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम उसकी ऊंचाई या निचाई देखने के लिए समुद्र तल से मापन करते हैं। आपने देखा भी होगा, पुस्तकों में पढ़ा होगा, जैसे हिमालय की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, या गर्त जैसे पढ़ते हैं मेरियाना गर्त का औसत समुद्र तल से गहराई इतनी है। तो ये वास्तव में उसके वर्गीकरण का आधार है कि कोई भी स्थान ऊंचा कितना है और नीचा कितना है, उससे समुद्र तल की औसत ऊंचाई से हम ज्ञात करते हैं। इसमें पृथ्वी की सतह पर विद्यमान ऊंचाई तथा गहराई वाले भाग जैसे पर्वत, घाटी, मैदान, पठार आदि सब सम्मिलित होते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि जो धरातल की भौतिक आकृति है, धरातल की भौतिक आकृति के आधार पर ही वो तय होता है, तो इसलिए इसकी जो भी गहराई है, पर्वत, घाटी, मैदान, पठार आदि जो सम्मिलित होते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। भारत एक विशाल भूखंड है जिसका धरातल सभी ओर से भौतिक दृष्टि से समान नहीं है। चूंकि हमने पढ़ा है और जैसे हम कुछ समय पहले ही बोल रहे थे, भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो इसका जो विशाल भूखंड है जिसका धरातल भौतिक दृष्टि से सभी ओर समान नहीं है, इसमें कहीं उच्च पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं, कहीं विस्तृत मैदान पाए जाते हैं, कहीं कठोर पठारी भाग पाए जाते हैं। तो इनका वर्णन या विवरण करना उच्चावच की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। जैसे भारत में ही उत्तरी भागों में उच्च पर्वतीय प्रदेश है हिमालय का, जो उसके नीचे है मध्य गंगा यमुना का मैदानी भाग पाए जाते हैं। जबकि नीचे जाएंगे तो हमको प्रायद्वीपीय पठार पाए जाते हैं, उससे नीचे और जाए तो समुद्र तटीय मैदान पाए जाते हैं। तो इस तरह से भारत का जो भाग है वो काफी विस्तृत है और अलग अलग भौतिक इसमें ऊंचाई आकृति वाले स्थान पाए जाते हैं। उच्चावची लक्षणों में विविधता के आधार को भारत को 4 मुख्य भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। आप जानते हैं भारत का भौतिक विभाजन जब हम पढ़ते हैं तो उसको 4 प्रमुख भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। कौन कौन सा एक बार देखते हैं। भारत के उत्तर में उच्च हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तर में हिमालय उच्च पर्वतीय प्रदेश को, उत्तरी मध्य में गंगा यमुना का जो मैदान है, बृहत मैदान जिसको हम कहते हैं उत्तर भारत का बृहत मैदान, तो उत्तरी मध्य भाग में ये गंगा यमुना का मैदान है। मध्य में कठोर प्रायद्वीपीय पठार, जो मध्य का भाग है उसमें कठोर प्रायद्वीपीय पठार पाए जाते हैं, जिसको दक्कन का पठार वगैरह भी कहते हैं हम। और दक्षिण में समुद्र तटीय मैदान स्थित है। तो ये इस तरह से भारत का 4 भू आकृतिक प्रदेश है। भारत का 43% भाग मैदानी है, याद रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण ये बिंदु है। भारत का 43% भाग
मैदानी है। इसकी ऊंचाई मानी जाती है समुद्र तल से 0 से लेकर 300 मीटर की। अलग अलग विद्वानों में थोड़ा सा ऊंचाई में कुछ कुछ अंतर पाया जाएगा, पर मूल रूप से अपन उसको एक आधार माने तो 0 से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई वाला जो भूभाग है उसको मैदान कहते हैं, और जिसका ढाल मंद हो वो मैदानी भाग कहलाता है। लगभग 27.7% भाग पठारी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 300 से लेकर 900 मीटर तक पाई जाती है। इसी तरह 18.6% भाग पहाड़ी है। ये 900 से 2135 मीटर की ऊंचाई वाले भाग हैं, जिसको पहाड़ी मानते हैं। तथा 10.7% भाग उच्च पर्वतीय है, काफी ऊंचे हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 2135 मीटर से अधिक ऊंचा हो। तो इस तरह से ये ऊंचाई के आधार पर 4 भाग में इसको बांटा गया है। इसको भूआकृतिक प्रदेशों की विविधताओं को ध्यान में रखकर भारत की उच्चावचीय विविधता को अग्रलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसी को थोड़ा सा 3 विभाजन और किया गया है। आइए देखते हैं। 300 मीटर से कम ऊंचाई वाले भाग, इसके अंतर्गत भारत का 43% भाग आता है, जिसमें मूल रूप से कौन कौन से भाग हैं? सिंधु गंगा का विशाल मैदान है, पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान है, भारत के मध्य अन्य जो नदियां हैं उनसे प्राप्त होने वाले जो मैदान हैं, और कच्छ करण इसके अंतर्गत आता है। गुजरात का भाग कच्छ करण है, जो भारत में सबसे निम्न भूमि माना जाता है, वो भी इसके अंतर्गत आता है। दूसरा है 300 मीटर से 1200 मीटर ऊंचाई वाले भूभाग। तो भारत का लगभग 27.7% भूभाग इस ऊंचाई के अंतर्गत आता है। 27.7% भूभाग इस ऊंचाई के अंतर्गत आता है। इसमें कौन कौन सी जगह आते हैं देखते हैं। भारत का संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग, प्रायद्वीपीय पठार का जितना भाग है, संपूर्ण भाग है, वो इसके अंतर्गत आता है। तथा पूर्वी व पश्चिमी घाट पहाड़ियां, जो पूर्वी और पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये दो प्रमुख भूभाग जो हैं वो 300 मीटर से 1200 मीटर ऊंचाई वाले भूभाग में आते हैं। अगला है 1200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भूभाग, ऐसे भूभाग जिनकी ऊंचाई 1200 मीटर से अधिक है। भारत का शेष लगभग 29.3% भूभाग इसमें आता है। 29.3% शेष भूभाग इसके अंतर्गत आता है। अगला बिंदु है, भारत को एक उपमहाद्वीप की भी संज्ञा दी जाती है। इसका कारण ये भी है कि इसका आकार तो निश्चित रूप से बड़ा है, पर ये विभिन्नताओं वाला है। इसमें इतने प्रकार की भूगर्भिक संरचनाएं और इतने सारे उच्चावच की आकृतियां भी पाई जाती हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये है कि भारत न केवल आप अपने आप में भौतिक, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई आधार और विभिन्न आधारों पर भी एक बहुरंगी विभिन्नताओं वाला देश है। और कहा जाता है भारत में अनेकताओं में एकता पाई जाती है। तो निश्चित रूप से ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसके आधार पर हमारा देश विभिन्नताओं के साथ भी एक फूल के गुलदस्ते जैसा है। तो अंत में केवल इतना ही इसको कहूँगा निष्कर्ष के रूप में कि जिस भी देश या क्षेत्र में इतनी सारी भौगोलिक भूगर्भिक संरचनाएं, विशेषताएं पाई जाएगी, इतने उच्चावच पाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो काफ़ी उस देश की आर्थिक समृद्धि के लिए काफ़ी अच्छा होता है, उस देश के लोगों के लिए अच्छा होता है। तो ये सब हमारे इस भूगर्भिक संरचना और उच्चावच के पाठ थे। इसके अध्ययन के लिए हमने संदर्भ ग्रंथ के रूप में भारत का भूगोल अरविंद कुमार पेरियार प्रकाशन और भारत का बृहद भूगोल डॉक्टर चतुर्भुज मामूरिया साहित्य भवन प्रकाशन को उपयोग किया। इन्हें सादर धन्यवाद है। और आप लोगों को भी मेरा आग्रह है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आने पर आप जरूर संपर्क कर सकते हैं हमारे जो चैनल है उसके माध्यम से। और आगे एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।